नमस्कार। आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का आकलन। इससे पिछले वीडियो में हमने व्यक्तित्व आकलन की अप्रक्षेपी विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स पढ़े थे और आज हम व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद छात्र व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की व्याख्या कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का मतलब क्या है। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में भी हमने जाना था कि मनुष्य दो प्रकार के व्यवहार करता है। एक होता है उसका बाहरी व्यवहार जो वो अपने कॉन्शियस माइंड से करता है और दूसरा है आंतरिक व्यवहार जो अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा किया जाता है। और यह बात कही थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और आगे जाकर के उन्होंने साइको एनालिसिस, जो कि साइकोलॉजी में एक व्यक्तित्व मापन का पूरी टेक्निक है, इसका विकास किया। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का अर्थ है वह व्यक्तित्व मापन की विधियां जिनके द्वारा व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार, आंतरिक गुणों, जिसके अंदर मुख्यतः सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताए गए हैं कि उसकी दमित इच्छाएं, दमित भावनाएं, उसके डर, अप्रिय घटनाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं जो पूरी ना हो सके, इस तरह की बातें उस मन के अंदर रहती हैं और यह व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो जिन विधियों के द्वारा हम अंदरूनी व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं वो प्रक्षेपी विधियां होती हैं। इसमें सबसे पहली विधि है रोशिया इंक ब्लॉट टेस्ट। रोशिया इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे रोशिया शाही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है, हरमन रोशिया के द्वारा दिया गया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं और जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट, तो एक पेपर में, जैसे हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, तो एक पेपर में कुछ इंक गिरा दी जाती है और उस पेपर को एक लाइन ऑफ सिमेट्री में, जैसे इसको बीच से इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर दिया जाता है और इंक को फैलाया जाता है। इससे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं या शाही के धब्बे से कुछ आकार बन जाते हैं जो निरर्थक होते हैं, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है और इस प्रकार के वो कुछ शेप्स बन जाती हैं। इस तरह से हरमन रोशिया के द्वारा एक व्यक्तित्व परीक्षण की व्याख्या का वर्णन किया गया, का निर्माण किया गया। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, तो हरमन रोशिया के द्वारा जिस टेस्ट का, प्रोजेक्टिव टेक्निक का निर्माण किया गया, उसमें 10 कार्ड्स होते हैं जिसमें ये इंक ब्लॉट्स दिख रहे हैं हमें। हम देख सकते हैं कि यह एक ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो चित्र हैं या डिजाइन्स हैं इंक ब्लॉट के, वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चित्र हैं या 5 ऐसे कार्ड्स हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर के हैं और 2 ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें रेड और ब्लैक इंक को यूज किया गया है और साथ ही 3 ऐसे कार्ड्स हैं या 3 ऐसे इंक ब्लॉट्स हैं जो कि मल्टी कलर्ड हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रोशिया इंक ब्लॉट टेस्ट में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से कि 5 कार्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं, 2 कार्ड्स लाल और काले रंग के, रेड एंड ब्लैक कलर के होते हैं और 3 कार्ड्स मल्टी कलर्ड या बहुरंगी होते हैं। इस परीक्षण में प्रयोज्य या सब्जेक्ट या प्रयोज्य वह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर इस टेस्ट को, इस परीक्षण को किया जा रहा है। तो प्रयोज्य को यह कार्ड बारी बारी से दिखाए जाते हैं और उनसे यह पूछा जाता है कि उनको इन कार्ड्स के अंदर क्या दिख रहा है और इन कार्ड्स को दिखाने पर हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं या उनको अलग अलग चीजें इसके अंदर दिखाई देती हैं। इसका एक नोट बनाया जाता है, इस बात को नोट किया जाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा किस प्रकार के उत्तर दिए जा रहे हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन या व्याख्या इस आधार पर की जाती है कि चित्र के अंदर उसे क्या विषय वस्तु, क्या कंटेंट, क्या दिख रहा है और क्या स्थान दिख रहा है, या वो घर के अंदर का स्थान है या वो बाहर का है, कोई नदी है या जंगल का, किस तरह का उसे स्थान दिख रहा है।
प्रयोज्य के द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं या जो वर्णन किया जा रहा है चित्र का, वो ओवरऑल संपूर्ण चित्र को देखकर किया जा रहा है। यहाँ संपूर्ण में बड़ी ऊ की मात्रा होगी, छोटा मिसप्रिंट हो रहा है। ये संपूर्ण चित्र को देखकर किया जा रहा है या केवल एक छोटे भाग को देख करके, उसके एक अंश को देखकर किया जा रहा है उस पूरे चित्र का। मनुष्य दिख रहा है या उसे पशु एनिमल दिख रहा है या मानचित्र दिख रहा है या शरीर का कोई भाग दिख रहा है या इसके अलावा अन्य कुछ, या हम कह सकते हैं कि उस इंक ब्लॉट के अंदर, उस कार्ड के अंदर प्रयोज्य को क्या नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है। उसमें गति होती हुई दिख रही है या स्थिर दिख रहा है। स्थिर मतलब जैसे पहाड़, मोशन मतलब जैसे उड़ती हुई चिड़िया या कोई दौड़ता हुआ जानवर, बहती हुई नदी, तो उसे उसमें स्थिरता नजर आ रही है या गति नजर आ रही है। हालांकि इस टेस्ट को करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कहानी लिखने में कितना समय लिया गया। फिर अगली बात है कि चित्र को किस एंगल से देखा जा रहा है। हालांकि चित्र में कोई सीधा या उल्टा नहीं होता है, चित्र को किसी भी दिशा से या किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। और इन संपूर्ण के आधार पर जो हमने बातें जानी, यह एक विशेषज्ञ द्वारा जो इस कार्य में दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, इन सब का विश्लेषण किया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन या वर्णन इसके आधार पर किया जाता है। पर यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि विशेषज्ञ होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी इससे हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सकता है। और यह माना जाता है कि व्यक्ति के मन के अंदर की जो इच्छाएं, भावनाएं होंगी, उन्हीं को वह अपने जो उसे चित्र में दिख रहा है उसे वो बताएगा, दर्शाएगा या फिर प्रक्षेपित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली टेक्निक की ओर। अगली प्रक्षेपी विधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हम कह सकते हैं हिंदी में। इसका निर्माण मॉर्गन व मरे के द्वारा किया गया था। इसके अंदर पिक्चर्स होते हैं, हमारे सामान्य जीवन से संबंधित कुछ पिक्चर्स होती हैं और इन पिक्चर्स का कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता है। इन चित्रों में कहें या पिक्चर्स में से 10 जो कुल 30 चित्र हैं, उनमें से 10 चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, 10 महिलाओं के लिए होते हैं और 10 चित्र ऐसे होते हैं जो महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए होते हैं, यानी दोनों प्रयोज्यों को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक प्रयोज्य को कुल मिला के 20 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। टेस्ट 2 सेशंस में या 2 सत्रों में आयोजित किया जाता है, जिसमें एक सत्र में, एक सेशन में 10 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और प्रयोज्य से ये कहा जाता है कि वो हर पिक्चर को देख करके एक फिक्स्ड टाइम में उसे एक कहानी लिखनी होती है। स्टोरी जो लिखेगा या वो कहानी लिखेगा वो उसकी कल्पना पर आधारित होगी और पहले ही प्रयोज्य को ये बता दिया जाता है कि उसका कोई भी उत्तर गलत या सही नहीं है। उसके मन में जो भी कहानी आ रही है एक पिक्चर को देख के उसे उस पर एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है एक निश्चित समय के अंदर। और यह माना जाता है कि प्रयोज्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनकॉन्शियसली वो खुद के अपने अनुभवों को, विचारों को, डिजायर्स, इच्छाओं को, दमित भावनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को उस कहानी के माध्यम से प्रोजेक्ट कर देता है, व्यक्त करता है या प्रक्षेपित करता है। और इसकी व्याख्या इस आधार पर की जाती है कि जो कहानी प्रयोज्य के द्वारा लिखी गई है, सब्जेक्ट के द्वारा लिखी गई है, उसका मुख्य किरदार कौन है, हीरो कौन है, मूल विषय क्या है, किस बात के ऊपर वो कहानी लिख रहा है, कंटेंट क्या है, मतलब उसके अंदर किन किन बातों को शामिल किया गया है, और संपूर्ण स्थिति कैसी है, जैसे कि वहां पर गरीबी दिखाई गई है या बहुत संपन्नता दिखाई गई है या आक्रामकता दिखाई गई है जहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं या भय का माहौल है, तो कैसे स्थिति का वर्णन कहानी में किया जा रहा है और किसके ऊपर, किन बातों के ऊपर महत्व दिया जा रहा है, एटीट्यूड क्या है उसका, कहानी में सकारात्मक बातें हैं या नकारात्मक हो रहा है, कि जो मुख्य किरदार है या जो वहां के पात्र हैं उस कहानी के, उनका नजरिया कैसा है, नेगेटिव सोच रहे हैं
या फिर वो सकारात्मक सोच रहे हैं, और अंत में कि उसके द्वारा जो कहानी लिखी गई है उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या है, उसका एंडिंग क्या होती है, उसकी एक सैड एंडिंग है या फिर हैप्पी एंडिंग है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि इस सबको एनालाइज करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए परीक्षक का निपुण होना, एक्सपर्ट होना बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं आगे। अगला टेस्ट है CAT चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट, जिसे कि लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया था। यह अपने टेस्ट का, जो हमने इससे पहले अभी टेस्ट पढ़ा, उसी का एक वर्जन है जिसका प्रयोग बच्चों के लिए, क्योंकि जो TAT टेस्ट हमने पढ़ा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इससे पहले वो एडल्ट्स का टेस्ट था। तो इसका एक वर्जन बच्चों के लिए बनाया गया, जिससे कि 3 से 10 साल तक के बच्चों, जिसमें लड़के व लड़कियां दोनों ही सम्मिलित हैं, इनके ऊपर लागू किया जा सकता है। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं और इन कार्ड्स में एनिमल्स यानी कि पशु के चित्र होते हैं, और ये पशु के चित्र हमारे जीवन की कुछ मिलती जुलती स्थितियों में पशुओं के चित्र होते हैं। और यहाँ पर प्रयोज्य को बार बार से कार्ड दिखाया जाता है, एक एक करके 10 कार्ड्स दिखाए जाते हैं, और प्रयोज्य से कहा जाता है कि वो इसके ऊपर एक कहानी लिखे। और क्योंकि हम इसे बच्चों के साथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो बच्चों को एक खेल के रूप में इस परीक्षण को कराया जाता है, जहां उनसे कहा जाता है कि हम एक गेम खेलेंगे और हम आपको कुछ कार्ड्स दिखाएंगे, उनके ऊपर आप स्टोरी लिखना, ताकि बच्चे सहज हो सके और वो आराम से इसमें पार्टिसिपेट या प्रतिभाग कर सकें। और इसका भी इंटरप्रिटेशन इसी तरह से किया जाता है कि कहानी का नायक कौन है, मुख्य विषय क्या है, किरदारों में क्या भाव हैं, चिंता के भाव हैं, डर के भाव हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, यानी वो किस तरह के वहां पर भाव दिखाए जा रहे हैं। परिवार की क्या भूमिका है, परिवार का रोल सपोर्ट करने का है या परिवार वाले किरदारों के अगेंस्ट हैं, उन पर किसी प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। अन्य किरदारों की क्या भूमिका है, कौन कौन से एक्स्ट्रा उन्होंने क्रीचर्स बना दिए, जो चित्र दिख रहा है उसके अलावा और कौन कौन से किरदार उन्होंने बताए, और उन किरदारों की क्या भूमिका है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको स्टोरी में स्थान दिया गया है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी अनदेखी की गई है, और स्टोरी के अंदर या कहानी के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर किसी को उपलब्धि प्राप्त करते हुए दिखाया जा रहा है, आनंद में, खुश में दिखाया जा रहा है, या आक्रामकता है, गरीबी है, संपन्नता है, मतलब किस प्रकार की स्थिति दिखाई जा रही है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर, संपूर्ण संरचना वहां पर कैसी दिखाई गई है। इस प्रकार से उस कहानी का विश्लेषण करके, उसकी व्याख्या करके बच्चों के व्यक्तित्व को बताया जाता है, और यह माना जाता है कि उसके अंदर के जो भाव हैं उन्हीं को उन्होंने कहानी के रूप में बाहर प्रदर्शित किया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य सह परीक्षण। यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं, एग्जामिनर के पास कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं और उन्हें कहा जाता है एक के बाद एक, और जो प्रयोज्य है या सब्जेक्ट है उससे कहा जाता है कि शब्द को सुनने के बाद उसके मन में, उसके दिमाग में जो भी पहला शब्द आए उससे तुरंत बोलना है, ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सूरज, तो सूरज शब्द को सुनते ही प्रयोज्य के मन में क्या आता है, हो सकता है कोई उजाला बोले, कोई सुबह बोले, कोई रात बोले, कोई दिन बोले, तो उनके मन में क्या आ रहा है, सबसे पहला शब्द वह उससे पूछा जाता है, और कई शब्द इस तरह से बोले जाते हैं। उत्तर रिकॉर्ड किया जाता है, आंसर, और यह भी देखा जाता है कि उत्तर देने में कितना समय लग रहा है। तो इनके आधार पर कि किस शब्द को वो किसी शब्द के साथ कौन सा शब्द एसोसिएट कर रहे हैं, इसके आधार पर भी व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। और इसी प्रकार का एक अन्य टेस्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। एग्जामिनर सेज अ सीरीज ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पर अभी पहले शब्द कहे गए थे, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कहे जाते हैं, अपूर्ण वाक्य कहे जाते हैं, और प्रयोज्य से कहा जाता है कि इन अपूर्ण वाक्यों को पूरा करें, जो भी उसके मन में विचार आए उसके द्वारा, सोचने का समय नहीं दिया जाता है। जैसे मुझे चिंता होती है, किसके बारे में चिंता होती है उसे तुरंत बोला जाएगा और एकदम इमीडिएट आंसर इसमें देना होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी आंसर्स को रिकॉर्ड किया जाता है,
एक्सपर्ट के द्वारा इंटरप्रेट करके पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है। और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से थोड़ा बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वो आंसर देगा वो थोड़े से व्याख्यात्मक तरह के हैं, ओपन एंडेड है, मतलब जो प्रयोज्य है उसे अपनी ओर से कहने का थोड़ा ज्यादा मौका है, जबकि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में केवल उसे एक शब्द ही कहना होता है। तो इस प्रकार आज हमने व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन किया। और इस वीडियो के अंत में मैं छात्रों से कहना चाहूंगी, शिक्षा से करें श्रृंगार, शिक्षा से लें भविष्य संवार। धन्यवाद।